नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई तरीके की राजनीति गढ़े जाने पर, एक ऐसी राजनीति, एक ऐसे नए शैली, नए दौर और एक नए युग की राजनीति जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता की बुलंदी छूने के बावजूद, चुनाव में लगातार जीतने के बावजूद, अपनी पार्टी में अपना हर हुक्म मनवा लेने के बावजूद एक डेमोक्रेट नहीं, एक डिक्टेटर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, हम पिछले 10 सालों में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए, जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में जो दूसरा चरण उसने शुरू किया 2014 में, और उसके बाद वह 2019 का भी चुनाव जीती और अब 2024 का चुनाव एक तरह से सजने जा रहा है, होने जा रहा है। और इस बात के इनकारात लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बड़े ही मजबूत पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पूरी राजनीतिक ताना बाना और पूरा राजनीतिक संतुलन और समीकरण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के अनुकूल जाता दिखाई पड़ रहा है। जितने समकालीन राजनीतिक मुद्दे हैं, जितने ही इनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो कहीं न कहीं इनके सामने कमजोर दिखाई देते हैं। बड़े फैन फेयर के साथ शुरू हुआ और गठित हुआ इंडिया ब्लॉक एक तरह से टूटने के कगार पर है। सबसे पहले उसके कर्ता धर्ता संयोजक नीतीश कुमार उससे पाला बदलकर पुनः एनडीए की ओर आ चुके हैं। उसके अलावा उनके एक बड़े दिग्गज शरद पवार के खुद के अपने घर में सेंध लग चुका है। उनके भतीजे अजित पवार पार्टी का मुख्य सिंबल और पार्टी के सभी चोटी के नेताओं को लेकर शरद पवार को धता जता चुके हैं। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इंडिया ब्लॉक के नाते एकजुट तो हुए, लेकिन दिल्ली और पंजाब के सीटों पर उनमें आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से इंडिया ब्लॉक की शेरनी कहे जाने वाली ममता बनर्जी वो अपना धुन अलाप रही हैं। और कुल मिलाकर इसका लब्बो लुआब यही निकलता है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पहले दक्षिण से उत्तर की भारत जोड़ो यात्रा और फिर अब पूरब से पश्चिम की जो न्याय यात्रा पर जो निकले हैं, कहीं न कहीं वो अपने नेतृत्व, अपने ब्रांडिंग और अपनी पहचान को नरेंद्र मोदी के बरक्स स्थापित करना चाहते हैं। और इसके बहाने वो कांग्रेस पार्टी में भी एक नई जान फूंकना चाहते हैं। जिस तरीके से दक्षिण से उत्तर की यात्रा में उन्हें कर्नाटक मिल गया, फिर उसके बाद तेलंगाना मिल गया, अब उन्हें उम्मीद है कि पूरब से पश्चिम की यात्रा में जहां जहां कांग्रेस कमजोर दिखाई हो रही है, वहां पर फिर से वो मजबूत होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के समकालीन आकाश में सूर्य के भांति दमक रहे, चमक रहे नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने समकालीन राजनीति के सभी मुद्दों को हाईजैक कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के अपने कोर इशू से आगे बढ़ते हुए, वह कोर इशू जो उन्होंने पहले धारा 370 समाप्त कर पूरा किया, वह कोर इशू जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के मातहत अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नया भव्य राम मंदिर निर्माण करके हासिल किया, वह राम मंदिर जिसके शिलान्यास और उद्घाटन दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति होती है और राजनीति और धर्म के बीच की सारी विभाजन रेखा मिट जाती है। अपने कोर इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी परेशानी और अंतर्विरोध का सामना करना पड़ा, तो उसे अभी वो नेपथ्य में डालती है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दा के बजाय अब सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब जो है वो एक तरह से जो भारत के जो जितने हिंदू, सिख और बौद्ध जो पड़ोसी देशों में रहते हैं उन्हें नागरिकता देने का, और जो बाहर के जो मुस्लिम हैं उन्हें नागरिकता से वंचित करने का
एक तरह से अध्यादेश जारी करने का एक तरह से ऐलान किया है कि वो चुनाव के ऐन वक्त पहले घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की मेरी इस चर्चा का जो मुख्य सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 75 सालों के आजाद भारत की जो राजनीति की जो रीति और नीति थी, जो शैली थी, जो पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द मंडराया करती थी, जिसमें जाति सबसे प्रमुख होता था, फिर संप्रदाय, फिर भाषा और फिर प्रांत का बोलबाला था, फिर अलग अलग उकसाऊ, भड़काऊ, भावुकता, मनी, मसल, खानदानवाद, रसूखवाद, सामंतवाद, अलग अलग तरीके के जो मुद्दे भारतीय राजनीति में चलायमान थे। और उसके तहत भारत में राजनीतिक अभिजात्य वर्ग था, जिसकी एक डायनेस्टी चली आ रही थी, जो मध्यकालीन सामंतवाद की याद दिला रही थी। लेकिन उस डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ जिस भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजाया, उसे शुरू में लोगों ने उसे अनदेखा किया। लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक डायनेस्टी का अगर लगातार शासन चला आता है तो उन्हें कोई उससे गुरेज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब से नरेंद्र मोदी ने संभाला है, उन्होंने डायनेस्टी के इश्यू को इस कदर एग्रेसिव तरीके से उठाया, इस तरीके से उन्होंने अपने को सिंबोलिज्म दिखाया कि उनका अपना कोई परिवार, कोई बाल बच्चा नहीं है, और वह राजनीति के आकाश में सूर्य के भांति चमकते हुए वो अपने वंशजों और बासिंदों और अपने उत्तराधिकारियों को आगे चमकाने के लिए लालायित नहीं है। वह एक अलग सलीके की राजनीति कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पहचान की राजनीति का सांप्रदायिक बिंदु सबसे अहम बिंदु है। पूरे देश में आजादी के बाद सभी पार्टियों ने जातिवाद का सहारा लिया और भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को एक जातीय लोकतंत्र में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन जब 1989 में बीपी सिंह मंडल की घोषणा करते हैं और उसके बरक्स जब कमंडल लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा निकालते हैं, तब से सांप्रदायिक राजनीति और जातीय राजनीति में घोर टकराहट होती है। और धीरे धीरे सांप्रदायिक राजनीति को जातीय राजनीति पर विजय मिलती जाती है और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होते जाता है। लेकिन 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी और वाजपेयी के आदर्शों, सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यताओं और नैतिकताओं पर चलती रही, वह नरेंद्र मोदी और फिर उनके डिप्टी बने अमित शाह के काल में आकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तौर पर बदल जाती है। संप्रदाय की राजनीति को खुलकर उपयोग करने में कोई शर्मिंदगी नहीं उठाया जाता। हिंदुत्व की बात पब्लिक डोमेन में बार बार उच्चारित करने में कोई उसको लेकर के गुरेज नहीं किया जाता। और कुल मिलाकर के सांप्रदायिक राजनीति का तो एक तरफ पोलराइजेशन होता है, तो दूसरी तरफ नई आर्थिक नीति के ट्रैक पर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ट्रैक पर, एक नए मिडिल क्लास के भारत में, एक नए कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के इबारत में नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुल करके उनका समर्थन देती है और कुल मिलाकर के नई आर्थिक नीति के जरिए विकास को भी आगे बढ़ाती है, तकनीकों का भी प्रचलन बढ़ाती है, गुड गवर्नेंस पे भी क्रमशः और तुलनात्मक रूप से ज्यादा काम किया जाता है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में बिल्कुल एक नियो पॉलिटिक्स, एक नई राजनीति के जन्मदाता के रूप में शुमार होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हमने देखा है कि भारत में जो भी सत्तारूढ़ दल रहा है वो हमेशा डिफेंसिव रहा है। वह हमेशा विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने में कभी भी अपने से चूकता रहा है और गवर्नेंस के तमाम मानकों पर काम करने में विश्वास करता रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक साथ साथ चारों फ्रंट पर, चारों मोर्चों पर एक्टिव दिखते हैं। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, भारत को एक नए नए सपने दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, उसके अलावा रोजगार, उसके अलावा तरह तरह के भ्रष्टाचार पर रोक, काले धन पर रोक वगैरह वगैरह कई एजेंडे लेकर के आते हैं। देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को मजबूत करने के और जो बिल्कुल समाज के जो निरीह तबके हैं उनको इंपावर करने के तरह तरह की योजनाएं लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा ही राजनीतिक चालाकी का भी एक तरह से कहीं ना कहीं एडमिक्चर दिखाई देता है और इसके तहत वो जितने कार्यक्रम चलाते हैं उसके पहले वो प्रधानमंत्री शब्द लगा देते हैं और वो अपनी पार्टी के बजाय वो अपने व्यक्तिगत रूप से राजनीति को चमकाने
और राजनीतिक आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने की सारी तैयारी करते हैं। और इसके तहत उनके पूरे देश के जन जन में इस कदर ब्रांडिंग होता है, इस कदर प्रचार होता है कि हर व्यक्ति उनको मोदी के नाम से सिंबलाइज करता है। जो कभी इंदिरा गांधी का नाम भारत के हर गरीबों के जुबान पर, हर गरीबों के मानस पटल पर अंकित था कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा अगर जिसका शोर सुनाई पड़ता था वो इंदिरा गांधी थी, तो आज के इस दौर में अगर शोर सुनाई पड़ता है तो वह नरेंद्र मोदी वरक्स उर्फ मोदी का सुनाई पड़ता है। और मोदी ने इसको बजाबता इसके लिए काम किया है। मोदी ने जो नई राजनीति की इबारत गढ़ी है उसके तहत जब 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया तो उनके विरोधियों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटोरियल शैली के राजनेता हैं जो अपने अलावा और किसी को तरजीह नहीं देते, लोकतंत्र में तमाम संगठनों को दरकिनार करते हैं और खुद 24/7 वर्क करके हर जगह अपना वर्चस्व बनाने में एक तरह से पुरजोर मेहनत करते हैं। उसमें ब्रांडिंग भी है, उनकी अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान देना है, उनको इवेंट मैनेजमेंट भी करना है, उनको तमाम अपनी टीम के जरिए जो है सब चीजों को टारगेट ओरिएंटेड फुलफिल करना है। तो 2014 में ये बात सबको मालूम थी, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जानते थे कि नरेंद्र मोदी की शैली ऐसी होगी जिसमें वरिष्ठों के लिए जगह नहीं होगी और कनिष्ठों में भी कोई योग्य हो ये जरूरी नहीं, जो उनका अनुसरण करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसी आधार पर नरेंद्र मोदी ने 15 साल गुजरात में शासन चलाया और अपने गुजरात मॉडल का अपने कम्युनिकेशन मशीनरी के जरिए जबरदस्त प्रचार किया। आज वह गुजरात का गवर्नेंस मोदी के समय के गवर्नेंस के सीधे अब काफी पीछे जा चुका है और गुजरात के तमाम तीर्थ स्थलों का दौरा करिए, जो हिंदू हार्टलैंड कहा जाता था, जहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को गवर्नेंस की प्रेरणा मिली, आज उनके तमाम तीर्थ स्थलों पर बदहाली दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, गवर्नेंस नजारत दिखाई देती है। लेकिन आज देश स्तर पर मोदी वैसे ही छा गए हैं जैसे गुजरात में छाए थे। तो मोदी की राजनीति सत्ता में रहने के बाद भी, सारी चीजों को नियंत्रित करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं बैठते। वो अपने विरोधियों पर पूरी तरह से नजर गड़ाए रहते हैं, पूरी टकटकी लगाए रहते हैं, विपक्ष में होने वाले एक एक डेवलपमेंट को पैनी नजर से देखते रहते हैं, उनके सामने कोई चीज उभरने न पाए। इसके लिए तो पहले उन्होंने अपनी पार्टी में इस कदर का मैकेनिज्म बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी कही जाती थी, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व का नारा गूंजा करता था, आज वो नदारत हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी चाहते हैं उसकी खाना पूर्ति वो भारतीय जनता पार्टी में करा देते हैं। और लोकतंत्र के लिए ये जरूरी नहीं कि संविधान की तमाम संस्थाएं जो है पूरी स्वायत्त होकर काम करें, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र हो जहां वॉइस ऑफ डिसेंट आया करे। लेकिन आज आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई डिसेंट वॉइस नहीं सुनाई पड़ता। तो नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जो नई राजनीति की पाठशाला लोगों के सामने प्रस्तुत की, उसमें तो सबसे पहले उन्होंने अपने वरिष्ठों को चलता किया और उनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। फिर अपनी पार्टी में जो तेज तर्रार नेता थे उनको पहले टर्म में तो बड़ी शालीनता के साथ रखा, जिसमें कि अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज और आनंद कुमार का नाम उल्लेखनीय है। और वो चारों नेता इनसे मोदी से प्रभावित भी हुए। बेशक मोदी बहुत मेहनती नेता हैं, दूरदर्शी हैं और विजनरी हैं और पूरे कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, लेकिन उसमें देश हित दिखता जरूर है, लेकिन पहले उनका स्वहित, स्व ब्रांडिंग और स्व लार्जर देन द लाइफ की जो इमेज जो है वो थोड़ी भी दरकने ना पाए, इसको लेकर के मोदी हर तरह की मेहनत करते हैं। तो पहले तो अपने पार्टी में अपना पूरा वर्चस्व कायम करना, अपने अनुसार मंत्रियों को लेना। पहले टर्म में तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज की वजह से कुछ नैतिक दबाव था, लेकिन जैसे जैसे इन नेताओं की मृत्यु हुई एक एक कर, दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल राजनेता नहीं था, एक नितिन गडकरी को छोड़ करके। और इसी वजह से नितिन गडकरी को हमेशा उपेक्षित रख करके उन्हें एक जो है लो प्रोफाइल मंत्रालय देकर के उनको जो है किनारे रखा गया। और केवल अमित शाह जो इनके पॉलिटिकल मुख्य एडवाइजर थे, पॉलिटिकल इनके मेन राइट हैंड थे, उनको गृह मंत्री बना करके उनको पॉलिटिकल अफेयर्स का भी कार्यभार और शासन का भी कार्यभार और कुल मिलाकर के मोदी के प्रति उनका टॉप कमिटमेंट। राजनाथ सिंह ये कहीं न कहीं एक शालीनता जिसमें कि नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। राजनाथ सिंह कोई इतने बहुत बड़े
बहुत ही टैलेंटेड राजनेता नहीं है, जो वो कहीं ना कहीं एक पारंपरिक शैली के राजनेता है, जो अपने मधुर स्वभाव और अपनी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद देने की कहीं ना कहीं लिहाज की वजह से नरेंद्र मोदी उन्हें जरूर रखे हुए हैं, नहीं तो एक एक करके सबको चलता कर दिया गया है। राज्यों में जहां पर की अलग अलग छत्रप थे, उन छत्रपों का भी इस बार जो है पत्ता साफ कर दिया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, बिहार में सुशील मोदी, ऐसे न जाने कितने नेताओं को बड़े ही तरीके और सलीके के साथ इतनी अपनी राजनीतिक टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट पे चूंकि लीड करते हैं, तो हर राज्य में हर व्यक्ति में पहले अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद अपने मनमाफिक सारे राजनीतिक निर्णय लेते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति का चयन हो, उपराष्ट्रपति का चयन हो, लोकसभा के स्पीकर का चयन हो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन हो, राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो, या विपक्ष में अलग अलग तरीके का स्पेस देना हो, चाहे उधर से बुलाना हो और चाहे इधर से उनको निकालना हो, अलग अलग तरीके नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के बारे में एक पूर्व पत्रकार आकार पटेल ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया कॉलम में कहा था कि पिछले 4 दशकों में अगर राजनीति करने की प्रतिभा और किसी व्यक्ति में अगर सर्वस्व रूप से दिखाई पड़ी भारत में, तो नरेंद्र मोदी में दिखाई पड़ी। और इस वजह से नरेंद्र मोदी पूरी तौर पर कंट्रोल रखते हैं, हर समय चाक चौबंद रहते हैं। उन्हें इस बात की अच्छी तरीके से पता था कि लाल कृष्ण आडवाणी को यदि मैं राष्ट्रपति बनाऊंगा तो राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। उन्हें अच्छे तरह से पता था कि मुरली मनोहर जोशी को मैं अगर लोकसभा स्पीकर बनाऊंगा तो मैं अपने मनमाफिक जो है संसद में अपने सारे बिजनेस नहीं करा पाऊंगा, बिलों को पास नहीं करा पाऊंगा। उन्हें मालूम था कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई विद्वान और स्वतंत्र व्यक्ति को मैं नहीं अपॉइंट करूंगा, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मेरा ढोल बजाता हो। और जिन नेताओं को एक बार अगर इज्जत देनी थी तो उन्हें एक बार पद लेकर उन्हें जो है सेवानिवृत्त कर दिया गया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि हम जो है 5-4.5 साल कोई राजनीति नहीं करेंगे, केवल देश के हित में सारे निर्णय लेंगे और केवल चुनाव के समय 6 महीने हम राजनीति करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल को देखें तो उनके अधिकतर निर्णय पॉलिटिकल करेक्टनेस को ध्यान में रख करके लिए गए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी, द मैन हु वाज टोटली इंस्ट्रूमेंटल टू द टॉप राइजिंग ऑफ बीजेपी इन लास्ट 4-5 डिकेड, उनको जो है लगातार नेग्लिजेंट बना करके रखा गया। इस तरीके से उपेक्षित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनसे जाकर के भेंट करने से भी कतराता था, डरता था कि वह कहीं सरकार की नजरों से ना आ जाए, नरेंद्र मोदी पर उनका जो है कोई ना कोई अपशकुन आ जाए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को लगा कि हर तरह से मेरी पिच मजबूत है, बैटिंग मैं जम करके कर रहा हूं और विपक्ष अपने आप धराशायी हो रहा है और अलग अलग पासों से, अलग अलग फैसलों से सारा जो है माहौल और फिजा हमारे पक्ष में और हमारी पार्टी के पक्ष में है, और राम मंदिर ने तो उसमें सोने का सुहागा का काम किया। अगर तकनीकी तौर पर देखें, संवैधानिक तौर पर देखें, तो वह एक घोर गलत कार्य था कि प्रधानमंत्री मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों में शरीक होते हैं और पूरे तौर पर वह कार्यक्रम जो था वो सरकारी बन गया था। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की ये जो राजनीति करने का जो ये तरीका है, क्या ये अब तक की परंपरा, राजनीति करने की सारी परंपरा को पूरे तौर पर पीछे रख दिया है और आक्रामकता इस हद पर चली गई है कि पॉलिटिकल वेंडेटा अपनी सर्वोच्चता पर चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नई तरीके की राजनीति न केवल अपनी पार्टी में उनका दबदबा बनाती है, विपक्षियों को हर तरीके से धराशायी करती है, बल्कि विपक्ष को हर तरीके से साम दाम दंड भेद और संवैधानिक संस्थाओं का तो पहले ही गला घोट दिया गया। सूचना आयोग को अमेंडमेंट करके कमजोर किया गया, चुनाव आयोग को अमेंडमेंट करके कमजोर किया गया और गाहे बगाहे अपने तरीके के अधिकारियों को उसमें लगाया गया। इस तरीके के सॉलिसिटर जनरल और तमाम काउंसिल की नियुक्ति की गई
कि वह तमाम न्यायालयों की प्रक्रियाओं को भी जो है ना वह सरकार के ज्यादा खिलाफ न जा पाए, उसके पूरे पूरे प्रयास किए गए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्योर के जरिए कई बार कॉलेजियम के द्वारा नियुक्त किए गए जजों को भी धता बता दी गई। मैं ये मानता हूं कि कॉलेजियम भी कोई बहुत डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट किए जा रहा है। मीडिया जो कि कहीं से भी संवैधानिक संस्था नहीं थी, उसे और कमजोर कर दिया गया। सीधे मीडिया मालिकों को या तो खरीद लिया गया या अपने राजनीतिक पाले में कर लिया गया और मीडिया कर्मियों को पूरे तौर पर पंगु बना दिया गया, पूरे तौर पर उन्हें एक तरह से बेइज्जत करके रखा गया। तो और राजनीतिक पार्टी में अपने फॉलोवरों की तादाद बढ़ाने के लिए सारे योग्य, काबिल और समाज के सुधी जनों को एक तरह से हाशिए के बाहर रखा गया। और ये न केवल देश के स्तर पर बल्कि विदेश के स्तर पर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ठसक दिखाई है। और जब भी विदेशों से कोई समस्या का सामना करना पड़ा, उन्होंने पूरी मजबूती से अपने पूर्ण बहुमत का एक तरह से के आत्मविश्वास से लबरेज होकर के डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पूरा तगड़ा काम किया। तो कुल मिलाकर के अभी की जो ये नई तरीके की राजनीति जो नरेंद्र मोदी ने गढ़ी है कि जिसमें ईडी पहली बार इतना एक्टिव होता है, भ्रष्टाचार और डायनेस्टी वंशवाद के का जो इतना बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर अपने को मोरल हाई ग्राउंड में लाना कि भ्रष्टाचार तो केवल विपक्ष करता है, विपक्ष शासित सरकारें करती हैं, भ्रष्टाचार तो भारत के डीएनए में है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के शासन करने और राजनीति करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। सब खाओ, सब लूटो और सबको संतुष्ट करो, खजाना खाली करो, देश और सिस्टम को कमजोर करो। नरेंद्र मोदी ने ये नैरेटिव दिया कि भ्रष्टाचार में केवल विपक्ष फंसा हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लग्जरी, सबसे अच्छे दफ्तर, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे महंगी गाड़ियां, सबसे ज्यादा ऑफिस, सबसे ज्यादा दफ्तर, सबसे ज्यादा धंधा सेठ, सबसे ज्यादा क्रोनी कैपिटलिस्ट, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा है। लेकिन पूरी नैरेटिव ये गढ़ी गई कि केवल विपक्ष चोर है। विपक्ष तो चोर था ही, पहले भी चोर था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप चोरों को पकड़ते हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी पर्सन और एनी रसूख, आप सब पर एक बराबर अटैक करते तो देश का भला होता। तो मैं ये नहीं मान सकता कि नरेंद्र मोदी ने अपने इन करतूतों के जरिए देश और सिस्टम को सुधारने का कोई एक महती कार्य किया है। काम किया है, थोड़ा बहुत काम जरूर किया है, कॉस्मेटिक सुधार लाए हैं, लेकिन अपने राजनीतिक संतुलन, समीकरण, अपनी ब्रांडिंग और अपना पूरा डिक्टेटोरियल अप्रोच दिखाते हुए पूरे तौर पे लोकतंत्र को तार तार किया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी चीन की तरह बड़ी तेजी से ग्रोथ कर सकता था, लेकिन भारत में एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का स्वाद यहाँ के 140 करोड़ लोगों के मन में है, क्योंकि उसकी आधारशिला 75 और 76 साल पुरानी हो चुकी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो ये नई राजनीति है, जो ये नियो पॉलिटिक्स है, वो तमाम तरीकों, तमाम सलीकों का इस्तेमाल करके इस तरीके से गढ़ी गई है कि जनता भी मोदी की वाहवाह कर रही है, सोशल मीडिया भी नियंत्रित है और सारे वेलफेयर के काम, पॉपुलिज्म के काम ठीक उसी तरीके से किए जा रहे हैं जिसमें कि पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता हो। मैं नरेंद्र मोदी की एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो कोई राजनीति नहीं करेंगे, केवल चुनाव के समय राजनीति करेंगे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में ये बात टोटल गलत साबित हुई। ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो है किसी भी तरीके का जो है कोताही और भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ये साफ साफ झलकता है कि वह राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे किसी भी तरीके की हर सही को सही और हर गलत को गलत कहने में उनका यकीन नहीं है। वो नए दौर के, कलयुगी दौर के एक ऐसे राजनेता हैं जिसमें हर तरीके की जो जीता वही सिकंदर के फॉर्मूले को अपनाते हैं और एक ऐसी न्यू पॉलिटिक्स उन्होंने गढ़ी है जिसके सामने सब लोग अभी नतमस्तक, निस्तेज और चारों खाने चित्त दिखाई देते हैं। अब ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। देश का इंटेलिजेंसिया, जो ईमानदार इंटेलिजेंसिया है, जो पूरे तौर पर बिना किसी स्वार्थ के बिल्कुल सच्ची और खरी बातों को कहता है, बोल्ड तरीके से कहना चाहता है, सब मौन पड़े हैं या सब में वो ताकत नहीं है। सब जो है एक तरह से बिल्कुल वो एक तरह से कमजोर दिखाई देते हैं। उनमें इस बात का जो है आत्मबल नहीं है
कि वो मोदी की इस राजनीतिक आभा के सामने निखर सकें। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए दिया नहीं, बहुत सारे काम किए हैं। कोई ऐसे फैसले नहीं है जिस पर कि फैसला लेना चाहिए और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और वो फायदे कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक रूप से भी मिले हैं, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन का जो बिल करीब 25 सालों से पड़ा हुआ था, उस पर भी उन्होंने एक निर्णायक फैसला ले लिया। और अभी जाते जाते उन्होंने भारत रत्न को लेकर के जो है एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें भारत में अलग आइडियोलॉजी, अलग रीजन, अलग सेक्टर, अलग कास्ट और अलग विचारधारा के लोगों को जो है संतुष्ट करने का काम किया है। लेकिन अंत में मैं एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे जितना भी कार्य किया हो, जितने लोगों को गुदगुदाया हो, लेकिन विराट लोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो उन्होंने लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो अहित किया है, वो विपक्ष को कमजोर करके चुनाव आयोग और सूचना आयोग को अपने नियंत्रण में लाकर से भी ज्यादा पूरे मीडिया को, भारत की समूची मीडिया को जो पहले बद हालत में थी उसे और बदतर बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।